नेक्स्ट आर दी कार्डियक आउटपुट वेरिएबल्स। इसमें सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि जो एक बीट के अंदर ब्लड इजेक्ट होता है हार्ट से, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और ये 3 चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है। एक तो कंट्रैक्टिलिटी, जितना ज़्यादा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही ब्लड बाहर निकलेगा, ऐसे कि एंग्जाइटी या एक्सरसाइज में होता है। दूसरा प्री लोड, यानी जितना ब्लड एंटर होता है हार्ट में, जितना ज़्यादा एंटर होगा उतना ही ज़्यादा इजेक्ट होगा, जैसे कि अर्ली प्रेगनेंसी में होता है। और अगर आफ्टर लोड कम होगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस मिलती है आगे ब्लड को जाने में, अगर वो कम होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यानी ब्लड ज़्यादा इजेक्ट होगा। स्ट्रोक वर्क क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स काम करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम को इजेक्ट करने के लिए, उसी को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कह देते हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड मीन आर्टीरियल प्रेशर, यानी कि जितना आर्टरीज़ में प्रेशर होता है, यानी जितनी वो रेजिस्टेंस शो करती हैं। और अगर कोई फेलिंग हार्ट है, जैसे सिस्टोलिक या डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो गया, तो ऑब्वियसली उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, यहाँ इसको स्ट्रोक वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसमें ये याद रखना है कि किन चीज़ों से कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी हार्ट की और किन चीज़ों से कम होगी। जैसे कि अगर कैटेकोलामीन की स्टिमुलेशन होगी वाया बीटा 1 रिसेप्टर्स, उससे कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी। इसमें 2 पाथवेज़ होते हैं, एक प्रोटीन काइनेज एक पाथवे, उससे भी कैल्शियम की स्टोरेज ज़्यादा हो जाती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दूसरा एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए की वजह से जो है वो कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज़ ज़्यादा होगा। दूसरा इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो। और तीसरा अगर एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम कम हो, सोडियम कम होगा तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर की एक्टिविटी कम होगी और उसकी वजह से अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा। और चौथी चीज़ है डाइजॉक्सिन, जो कि सोडियम पोटाशियम पंप को ब्लॉक करता है। इसकी वजह से भी अंदर सोडियम ज़्यादा हो जाएगा और सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर एक्टिविटी कम हो जाएगी, और उसकी वजह से भी इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, यानी सब में कैल्शियम जो है ज़्यादा होगा और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। और कम किन चीज़ों से होगी? बीटा ब्लॉकर से, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से, नॉन हाइड्रोपायरिडीन, इसके अलावा हार्ट फेलियर, एसिडोसिस, हाइपोक्सिया और हाइपरकैपनिया। उसके बाद प्रीलोड आ जाता है। प्रीलोड कहते हैं वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को। ये भी एमसीक्यू है कि एट द एंड ऑफ द डायस्टोल जो हमारे पास ब्लड होता है वेंट्रिकल्स में, उसको हम प्री लोड बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है कि वेंस में टोन कितनी है और सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कितना है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा प्री लोड होगा। अब इसमें जो वीनस वेज़ोडाइलेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वेंस की डायलेशन हो जाएगी तो ब्लड स्टेसिस होगा और ब्लड कम आएगा हार्ट की तरफ, जिसकी वजह से प्रीलोड कम हो जाएगा। ये एमसीक्यू है कि जो इसकी एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन। उसके बाद आफ्टर लोड क्या होता है, ये मीन आर्टीरियल प्रेशर से हम मेजर करते हैं, यानी आर्टरीज़ में कितना प्रेशर है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा आफ्टर लोड होगा, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा हार्ट को पंप करने के लिए। और जब वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो वो एज अ कंपनसेशन अपनी वॉल की थिकनिंग कर लेगा, यानी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी लेफ़्ट वेंट्रिकल की क्रोनिक हाइपरटेंशन में। और जो आर्टीरियल वेज़ोडाइलेटर्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाज़िन, ये क्या करती हैं कि आफ्टर लोड को कम कर देती हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी जब आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी। और ये भी एमसीक्यू है कि जो एस इनहिबिटर्स और एआरबीज़ हैं, ये प्री लोड को भी कम करती हैं और आफ्टर लोड को भी कम करती हैं। उसके बाद कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड कब ज़्यादा होगी? अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी, आफ्टर लोड ज़्यादा होगा, हार्ट रेट ज़्यादा होगा और डायमीटर ज़्यादा होगा, यानी कि वॉल टेंशन ज़्यादा होगी। और ये भी एमसीक्यू है कि कोरोनरी साइनस में सबसे ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी में। बाकी ये वही है लेप्लेस लॉ कि अगर वॉल प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर वॉल टेंशन भी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आर दी कार्डिक आउटपुट इक्वेशंस। इसमें सबसे पहले आ जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो मैक्सिमम वॉल्यूम फिल होता है वेंट्रिकल्स में, उसमें से अगर हम वो ब्लड निकाल देंगे जो बच गया है हार्ट के अंदर, तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा, यानी जो ब्लड इजेक्ट हुआ है। उसके बाद इजेक्शन फ्रैक्शन में स्ट्रोक वॉल्यूम को हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जो ब्लड निकला है इजेक्ट हुआ है डिवाइडेड बाय जो टोटल वॉल्यूम था
इन द वेंट्रिकल्स। अब अगर तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो या सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो तो उसमें फिर स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो जाएगी, जबकि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में ये यूजुअली नॉर्मल ही होती है। उसके बाद कार्डियक आउटपुट इज़ इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब ये भी एमसीक्यू है कि जब एक्सरसाइज की अर्ली स्टेजेस होती हैं तो हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों ही कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करते हैं, यानी कि हार्ट रेट भी ज़्यादा होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हार्ट कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन लेटर स्टेजेस में क्या होता है कि सिर्फ हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, जबकि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं करता। इसके अलावा जब हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है तो डायस्टोल भी जो है वो शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि कम टाइम मिलता है ब्लड को फिल होने में हार्ट में। इस डायस्टोलिक फिलिंग टाइम कम हो जाता है, सिस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। उसके बाद पल्स प्रेशर का फार्मूला आता है, हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस कर देते हैं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्टेरियल कंप्लायंस। जितना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा पल्स प्रेशर होगा, और जितनी ज़्यादा कंप्लायंस होगी उतनी ही कम पल्स प्रेशर होगा। अब इसमें ये चीज़ें याद ही रखनी है कि किन में पल्स प्रेशर ज़्यादा होगा और किन में कम होगा। एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, स्टिफनिंग है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हाई आउटपुट स्टेट एक्सरसाइज है, इनमें ज़्यादा होगा। और एओर्टिक स्टेनोसिस, कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डिक टैम्पनाड और एडवांस्ड हार्ट फेलियर में ये कम हो जाएगा। उसके बाद मीन आर्टीरियल प्रेशर का फॉर्मूला भी याद रखना, ये भी एमसीक्यू में आ जाता है, कार्डिक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी जितना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होगा और जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा मीन आर्टीरियल प्रेशर होगा, यानी आर्टरीज़ में उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। और ये भी इसका एक फॉर्मूला है, 2/3 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 इंटू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर को का 1/3 लेके उसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऐड कर देते हैं। उसके बाद स्टार्लिंग कर्व्स, इसमें ये होता है कि जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है लेंथ ऑफ द कार्डिक मसल फाइबर के, यानी जितना ज़्यादा प्रीलोड होगा, जितना ज़्यादा ब्लड अंदर आएगा उतनी ही फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन से वो बाहर जाएगा। अब ये याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा किससे होती है, कम किससे होती है। ज़्यादा कैटेकोलामीन से और पॉजिटिव आइनोट्रोप से होगी, जैसे कि डोब्यूटामीन, मिलरिनोन और डाइजॉक्सिन, और कम होगी विद लॉस ऑफ फंक्शनल मायोकार्डियम, जैसे एमआई में होता है, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसके अलावा हार्ट फेलियर। नेक्स्ट इज़ द रेजिस्टेंस प्रेशर फ्लो। इसमें से अब कुछ एमसीक्यूज़ आते हैं, जैसे कि कैपिलरीज़ में सबसे ज़्यादा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और लोएस्ट फ्लो वेलोसिटी होती है। आर्टेरियोल्स में सबसे ज़्यादा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है। वेन्स में सबसे ज़्यादा ब्लड स्टोरेज होती है। विस्कोसिटी ज़्यादा होगी इन केसेस ऑफ हाइपर प्रोटीनीमिया, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा और पॉलीसाइथीमिया में, और कम होगी इन केस ऑफ एनीमिया। उसके बाद कार्डिक और वास्कुलर फंक्शन कर्व्स हैं। इसमें अब हमने देखना है कि जो आइनोट्रोपी, वीनस रिटर्न और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है, इसका कार्डिक फंक्शन कर्व पे क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर तो आइनोट्रोपी ज़्यादा होगी तो कार्डिक फंक्शन कर्व भी ज़्यादा हो जाएगी, ये जो रेड में दिखाई हुई है। और अगर आइनोट्रोपी कम होगी तो कार्डिक फंक्शन कर्व भी कम हो जाएगी। इसके एग्जांपल्स याद रखनी है, जैसे कि कैटेकोलामीन्स, डोब्यूटामीन, मिलरिनोन, डाइजॉक्सिन और एक्सरसाइज से आइनोट्रोपी ज़्यादा होगी तो कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह हार्ट फेलियर में, जिसमें रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन हो, नारकोटिक ओवरडोज और सिंपैथेटिक इनहिबिशन में आइनोट्रोपी कम हो जाएगी और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। उसके बाद वीनस रिटर्न का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है। अगर वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर वीनस रिटर्न कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को देखें तो जो वीनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट है वो हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि हार्ट जो है वो एक मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। अब इसमें जो फ्लूइड इन्फ्यूजन है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी और ईवी शंट्स इसको ज़्यादा करेंगे,
और कम करेंगे कि अगर एक्यूट हेमरेज हो गया यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया हो जा में होता है ऐसे। उसके बाद टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। जैसे कि वेज़ोप्रेसर्स जो हैं वो ज़्यादा करते हैं रेजिस्टेंस को, और एक्सरसाइज और एवी शंट जो है ये कम करते हैं रेजिस्टेंस को। अब ये एमसीक्यू में आता है कि जो एक्सरसाइज है वो आइनोट्रोपी कैसे ज़्यादा करती है, बाय डिक्रीजिंग दी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी तो कार्डिक आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह हार्ट फेलियर में क्या होता है, आइनोट्रोपी कम हो जाती है तो उसकी कंपनसेशन के लिए प्री लोड ज़्यादा हो जाता है ताकि कार्डिक आउटपुट को मेंटेन किया जा सके।